आज मैं आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसका प्रथम चैप्टर है सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत, मुख्य स्रोत। तो मुख्य स्रोतों में मुख्यतः फारसी और अरबी स्रोत आते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। तो कहा जाता है कि मध्यकालीन जो सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी मुख्य स्रोत फारसी भाषा और कुछ अरबी भाषा में हमें मिलते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऐतिहासिक रचनाओं से हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। लिखित साहित्य के अलावा हमें क्या क्या किन स्रोतों से इनकी जानकारी मिलती है? शिलालेख, सिक्कों, स्मारकों आदि से भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। तो लिखित साहित्य में मुस्लिम इतिहासकारों की रचनाएं प्रमुख है, क्योंकि मध्यकालीन का इतिहास पूरा मुस्लिम शासकों का रहा है, इसलिए इसमें अधिकांश मुस्लिम इतिहासकार ही हमें पाए जाते हैं। तो मुसलमान इतिहासकार कुछ कोटि के इतिहासकार थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपनी आंखों देखी घटनाओं का वर्णन किया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने दूसरे से कही हुई बातों को अपने ग्रंथों में अवतरित किया। परंतु जैसा कि आसिफादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि उन्हें भारत में इस्लाम की प्रगति तथा दरबारी मामलों में विशेष रुचि थी। वे इतिहासकार नहीं, वैज्ञानिक इतिहासकार नहीं थे। उनका ध्यान शासकों के कार्य तक सीमित था, साधारण जनता के जीवन में उनकी दिलचस्पी नहीं थी। क्यों नहीं थी उनकी साधारण जनता? इसके लिए कहा जाता है कि इसका संभवतः कारण हो सकता है कि वे एक ऐसे देश के बारे में लिख रहे थे जो उनका अपना नहीं था, फिर ऐसी जाति के बारे में विवरण दे रहे थे जो आचार विचार, उनकी सभ्यता, उनके मापदंडों के प्रतिकूल थी। तो ऐसी स्थिति में वो अपने विषय निष्ठा को बनाए रखने कठिन था, तो वो अपने दरबारी जीवन का ज़्यादा वर्णन किया करते थे। तो उनका एक विशेष विवरण केवल दरबारी के अपने शासक का वर्णन होता था, दरबारियों का वर्णन होता था, जनता की जीवन शैलियों का वर्णन बहुत कम किया जाता था। फिर भी अपन कह सकते हैं कि इन ऐतिहासिक ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी का हमें भान होता है। तो हम इसमें कुछ विशेष ग्रंथ जो कि अरबी और फारसी भाषा में लिखे गए हैं, उनका वर्णन इसमें अपन करेंगे। तो सबसे पहला ग्रंथ है चचनामा। तो इसमें क्या है? अरबों की सिंध विजय का इतिहास है। इसमें अरबों ने जब सिंध को विजय किया था, इसका वर्णन हमें मिलता है। तो मौलिक रूप में ये अरबी भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। और किसने अनुवाद किया था? मोहम्मद अल कुफी ने इसका अनुवाद किया था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले से बाद का सिंध का इतिहास, संक्षिप्त इतिहास हमें मिलता है। और इस ग्रंथ को तारीख हिंद व सिंध भी कहा जाता है। तो सबसे पहला ग्रंथ आएगा चचनामा। चचनामा क्या मिलता है हमें? अरबों की सिंध विजय का इतिहास हमें मिलता है। दूसरा है तारीख मासूमी भी कहा जाता है, इसे तारीख सिंध भी कहा जाता है। तो मीर मोहम्मद मासूमी के इस ग्रंथ को तारीख सिंध अथवा तारीख मासूमी के नाम से जाना जाता है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर अकबर के शासनकाल तक का सिंध का इतिहास हमें मिलता है। तो इस ग्रंथ की रचना कब की गई? 1600 ईस्वी के आसपास इसकी रचना की गई, और इसका लेखक कौन था? मीर मोहम्मद जायसी। तो हमको ये याद रखना है कि इसका लेखक कौन था, तारीख सिंध का लेखक कौन था, तारीख मासूमी का लेखक कौन था? मीर मोहम्मद जायसी, मीर मोहम्मद मासूमी। तारीख यामिनी। तो इस ग्रंथ का लेखक अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल उतबी था। इसका लेखक कौन था? उतबी जो कि इतिहास में बहुत ही फेमस इतिहासकार रहा है। इसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती है। तो सुल्तान महमूद का सचिव रह चुका था। इसने सुबुक्तदीन के पूरे शासनकाल और महमूद गजनवी के कुछ समय का वृत्तांत इसमें लिखा है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ की अपेक्षा ये एक साहित्यिक कृति लगती है। यह ग्रंथ अलंकारों से भरी हुई है। इसमें विस्तृत विवरण का अभाव है। तिथियाँ भी बहुत कम दी गई, क्योंकि इसमें अलंकरण ज़्यादा है, इसलिए इसमें तिथियाँ का उल्लेख कम किया गया है। फिर भी हमें सुल्तान महमूद की प्रारंभिक जीवन की जानकारियाँ हमें इसमें मिलती हैं। फिर है तारीख मसूदी। तो इसका लेखक कौन था? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी। तो इसमें महमूद गजनवी मसूद का इतिहास था। ग्रंथ में तत्कालीन दरबारी जीवन का, अधिकारियों के कुछ चक्रों का पर्याप्त प्रकाश, मतलब दरबार में जो षड्यंत्र होते थे उनका उल्लेख इसमें किया गया है। नेक्स्ट है तारीख उल हिंद। इस ग्रंथ का लेखक अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, जो कि अल बरूनी के नाम से फेमस है। अपन कहते हैं कि इसका शॉर्ट में जो नाम बोलते हैं अल बरूनी। तो इसका पूरा नाम क्या था? अबू रिहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी, जो कि अपने समय का एक प्रतिभाशाली विद्वान था। उसने क्या क्या लिखा? अरबी और फारसी का पंडित प्रकांड था।
गणित, चिकित्सा, हेतु विद्या, दर्शन, धर्मशास्त्रों का अच्छा विद्वान था। उसने भारत में रहकर हिंदू धर्म, दर्शन तथा संस्कृत का अध्ययन किया तथा 2 संस्कृत ग्रंथों का अरबी में और कुछ अरबी ग्रंथों का फारसी में इसने अनुवाद किया। तो देखिए अलबरूनी का कितना अच्छा प्रतिभाशाली इतिहासकार रहा है। इसने विद्वान था, यह अरबी फारसी का प्रकांड विद्वान था, गणित, चिकित्सा, हेतु विद्या, धर्मशास्त्रों का अच्छा विद्वान था। इसने जो संस्कृत के ग्रंथों का देखो इसमें अनुवाद किया अरबी में, और कुछ अरबी ग्रंथों का फारसी में इसने अनुवाद किया। तारीख़ उल हिंद मौलिक रूप से अरबी में लिखा गया था, बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया था। ग्रंथ में महमूद गजनवी के समय भारत की स्थिति का बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। अलबरूनी की मृत्यु कब हुई थी? 1038-39 में हुई थी। तो ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है। ताज उल मासिर, तो इसका लेखक कौन था? सदरुद्दीन हसन निजामी। निजामी का नाम भी एक आदर्श से मध्यकालीन भारत में के इतिहास के रूप में लिया जाता है, क्योंकि इनकी पुस्तकें भी हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते। तो इस पुस्तक में 1229 का काल मिलता है। इसमें मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय की भारत की स्थिति, ऐबक के कार्यों, इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्यों की अच्छी जानकारी हमें मिलती है। अजमेर नगर की समृद्धि, तत्कालीन स्थिति पर लेखक में अच्छा प्रकाश पड़ता है। ग्रंथ की उपादेयता इसलिए बढ़ जाती है कि इसी काल में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। तो इस ग्रंथ की क्या, ताज उल मासिर का क्या है कि इस काल में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। नेक्स्ट ग्रंथ है तबकाते नासिरी। तो इसका लेखक काजी मिनहाज उस सिराज, उसने अपने समय का एक प्रसिद्ध प्रमुख विद्वान रहा है। वैसे तो इस ग्रंथ में प्राचीन काल से लेकर 1358 ईस्वी तक का सामान्य इतिहास है, परंतु हमारे लिए सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल के 15 वर्ष तक के विवरण का विशेष महत्व है, जिसका विवरण लेखक ने स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर लिखा है। तो डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार मिनहाज को निष्पक्ष लेखक नहीं कहा जा सकता। मोहम्मद गौरी तथा इल्तुतमिश के वंश में उसका दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण रहा। वह बलबन का प्रशंसक था। इन दोषों के उपरांत भी दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक इतिहास के लिए इस ग्रंथ को प्रामाणिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण माना जाता है। तो तबकाते नासिरी, तो इसका लेखक कौन था? काजी मिनहाज उस सिराज। तो इसमें प्रारंभिक काल के जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसका भी हमें इसमें वर्णन मिलता है, परंतु इसमें कहा जाता है कि इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन तक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। परंतु जो भारतीय इतिहासकार हैं उन्होंने क्या इन पे आरोप लगाया है कि मिनहाज निष्पक्ष लेखक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश के संबंध में, वंश के संबंध में जो लिखा वो निष्पक्षतापूर्ण नहीं लिखा। उसने बलबन के बारे में ज़्यादा अच्छा लिखा। परंतु इन दोषों के उपरांत भी कहा जाता है कि इस ग्रंथ में बहुत सारी प्रामाणिक जानकारियाँ हैं जो प्रामाणिक मानी जाती हैं, इसलिए इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण ग्रंथ इतिहास रहा है, क्योंकि इस ग्रंथ को अपन पढ़ेंगे तो मध्यकालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ उभर कर सामने आएंगी। तो मिनहाज ने घटनाओं का क्रमबद्ध वृत्तांत, सबसे पहले मिनहाज ने घटनाओं का क्रमबद्ध वृत्तांत दिया है। तिथियों तथा सामान्य सत्य के निकट हैं। फरिश्ता दूसरे लेखक भी इसको एक श्रेष्ठ प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। अमीर खुसरो की ऐतिहासिक रचना है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन रहा है इतिहासकारों में? अमीर खुसरो, जिसका नाम बहुत ही आदर से लिया जाता है मध्यकालीन इतिहास में। तो वह सुल्तान बलबन से मोहम्मद बिन तुगलक तक की सभी सुल्तानों का समकालीन था। उसने बचपन से फारसी में कविताएं लिखने का शौक़ था। साहित्यिक प्रथा के कारण उन्हें आजीवन राज के संरक्षण मिलता रहा। मतलब इतने अच्छे इतिहासकार थे कि सारे राजाओं ने उन्हें, मतलब अधिकांश जो सुल्तान थे उन्होंने उनको संरक्षण प्रदान किया। मतलब सुल्तान बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक इतने शासकों के अधीन वो रहे। दिल्ली के 6 सुल्तानों का संरक्षण तथा अमीर और शेख निजामुद्दीन औलिया के घनिष्ठ संबंध होने के कारण खुसरो को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को समझने का अच्छा अवसर मिला। मतलब 6 सुल्तानों का उन्हें संरक्षण प्राप्त हुआ, साथ ही निजामुद्दीन औलिया के संरक्षण में रहे, तो उन्हें इस राजनीतिक घटनाओं को समझने का महत्वपूर्ण अवसर मिला। अपने गुरु शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु 1325 ईस्वी, कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसे शेख की कब्र के पास ही दफना दिया गया था। तो अमीर खुसरो का 6 सुल्तानों का कार्यकाल माना जाता है कि उन्हें 6 सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त हुआ। साथ ही उनके जो गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे। उन्हें उनके साथ सीखने का अच्छा अवसर मिला, समझने का अवसर मिला। 1289 ईस्वी में अमीर खुसरो ने
किरानुसद्दीन की रचना की, जिसमें बुगरा खां और केकूबाद के चरित्र के अतिरिक्त उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है। 1251 में उसने मिफ्ता उल फुतूह की रचना की, जिसमें जलालुद्दीन खलजी के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष के विजयों का वर्णन मिलता है। तो 1289 ईस्वी में किसकी रचना है? किरानुसद्दीन की रचना की, जिसमें बुगरा खान और केकूबाद की चरित्र के अतिरिक्त उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन मिलता है। 1251 में उन्होंने किसकी रचना की? मिफ्ता उल फुतूह की रचना की, जिसमें जलालुद्दीन खलजी के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष की विजयों का हमें वर्णन मिलता है। तो 1316 ईस्वी में उसने आशिका अथवा देवल रानी खिजर की रचना की। इसमें गुजरात के राजा करण की पुत्री देवल देवी एवं अलाउद्दीन के बड़े पुत्र खिजर के प्रेम का रोचक वर्णन हमें मिलता है। खिजर के साथ अल्फ खां की पुत्री के विवाह के वर्णन में उस समय की वैवाहिक विधि प्रथाओं का वर्णन के साथ साथ खेल तमाशों, नाच गानों, बारात के जुलूस, अन्य सभी रस्मों का वर्णन, सजीव वर्णन मिलता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय में उसमें कुछ छंद जोड़ दिए थे, जिनमें खिजर खां की हत्या, मलिक काफूर की निशस्त्रता, भारत की सुंदरता का वर्णन है। 1318 ईस्वी में खुसरो ने नूर सिपहर की रचना की। चूँकि ये रचना 9 भागों में विभाजित है, इसलिए खुसरो ने इसका नाम नूर सिपहर रखा। प्रथम 2 भागों में सुल्तान मुबारक शाह 1316 से 1320 की विजयों पर उसके द्वारा निर्मित भवनों का वर्णन है। तीसरे भाग में भारत के गौरव और वैभव की प्रशंसा करते हुए यहाँ की जलवायु, पशु पक्षी, फल फूल, भाषाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। चौथे भाग में शासक, अमीर और सेना के लिए कुछ दृष्टांत है। 5वें भाग में शाही शिकार, भारत की शरद ऋतुओं का वर्णन है। 6ठे एवं 7वें भाग में सुल्तान मुबारक शाह के पुत्र उत्पन्न होने तथा नौरोज के उत्सव का वर्णन है। 8वें भाग में चौगान खेल और 9वें भाग में समकालीन कवियों उनकी रचनाओं का वर्णन मिलता है। 1311-12 ईस्वी में खजाई नूल उल फुतूह, जैसी तारीख अलाई भी कहा जाता है, की रचना की। इसमें सुल्तान अलाउद्दीन की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों, बाजार नियंत्रण का भी उल्लेख किया गया है। खुसरो ने कुछ ऐसे आक्रमणों का उल्लेख किया जिनमें अलाउद्दीन खिलजी को संकटों का सामना करना पड़ा, परंतु अलाउद्दीन की भारत विजयों का वर्णन करता है। तब उसे ऐसा अनुभव होने लगा था कि मानो वह स्वयं युद्ध कला में निपुण था। चूँकि जलालुद्दीन की हत्या अलाउद्दीन ने की थी, अतः इस घटना का उल्लेख इसमें उसने नहीं किया, क्योंकि हत्या का उल्लेख करता तो अलाउद्दीन खिलजी को से उनके आलोचना करनी पड़ती, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी की उन्होंने आलोचना नहीं की। चूँकि उसे यह ग्रंथ सुल्तान अलाउद्दीन को प्रस्तुत करना था, इसलिए खुलकर अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकता। मलिक काफूर ने अप्रसन्न होते हुए भी उसने उसकी प्रशंसा की, क्योंकि मलिक काफूर से अप्रसन्न था कौन? खुसरो, फिर भी उसकी प्रशंसा की। खुसरो ने कहीं अत्यधिक अलंकृत फारसी भाषा का प्रयोग किया है। इसमें कई हिंदी शब्दों का प्रयोग भी किया है। उनकी एकमात्र रचना गद्य में है। तुगलकनामा खुसरो की अंतिम कृति है। इसमें खुसरो खां पर गयासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन लिखा है। इस ग्रंथ के आरंभ में सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी की विलासिता, खुसरो की पदोन्नति, अपने स्वामी के प्रति विश्वासघात का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार किसी ऐतिहासिक कृति में इतिहास को कारण और परिणाम दर्शाना चाहिए। इतिहासकार को ढूंढ निकालना होता है कि किसी विशेष घटना के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी हैं। मतलब यहाँ अपन किसकी? अमीर खुसरो की आलोचना कर रहे हैं। किसी चीज़ का आलोचनात्मक पक्ष भी अपन थोड़ा देना चाहेंगे, क्योंकि जो ग्रंथ लिखे उनमें क्या क्या कमियां थी थोड़ा अपन दर्शाना चाहेंगे। तो इतिहासकारों के अनुसार किसी ऐतिहासिक कृति में इतिहास के कारण परिणाम को दर्शाना चाहिए। मतलब कोई भी घटना होती है तो उसका कारण हमें देना चाहिए और उसके परिणाम भी हमें बताने चाहिए, लेकिन अमीर खुसरो ने ऐसा नहीं किया। इतिहासकार को ढूंढ निकालना होता है कि किसी विशेष घटना के लिए कौन कौन से तत्व उत्तरदायी है। उसका काम किसी तथ्य को सही या गलत साबित करना नहीं, बल्कि न्यायाधीश और जूरी की तरह संपूर्ण स्थिति का समस्त प्राप्त सामग्री के आधार पर निरूपण करना होता है। तो इस दृष्टि से खुसरो के इतिहासकार होने का संदेह तो कहा जाता है कि निष्पक्ष रूप से खुसरो ने अपने ग्रंथों में वर्णन नहीं किया। मतलब उनका कहता है न्यायाधीश की तरह होना चाहिए कि इतिहासकार को न्यायाधीश की तरह न्याय करते संपूर्ण जो प्राप्त सामग्री के आधार पर अपने ग्रंथों की रचना की जानी चाहिए। उसमें वाक्पटुता, अतिशोक्तिपूर्ण विवरण, कवि कल्पना, बनावटी कुशाग्रता की ही अधिक थे। लेकिन डॉक्टर सैयद हसन अस्करी ने कुछ ठोस तर्क एवं प्रमाण देते हुए खुसरो को एक इतिहासकार सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये खुसरो के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उनको कौन कौन से ग्रंथ थे जो मैं आपको बता रही थी।
फिर है जियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फिरोज़शाही। तो जियाउद्दीन बर्नी अपने युग का प्रतिभा संपन्न और ख्याति प्राप्त इतिहासकार था। अपनी विद्वता कारण वह अमीर खुसरो और अमीर हसन के निकट संबंध स्थापित कर सका था। इन कवियों और सूफियों की संगति के बावजूद वह अपने धार्मिक कट्टरता से मुक्त नहीं हो सका था। उसका विचार था कि सुन्नियों के अतिरिक्त किसी दूसरे संप्रदाय को सम्मानित जीवन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है। वह हिंदू विरोधी था, इसलिए उसने अपनी रचनाओं में हिंदू विरोधी नीतियों का जमकर आह्वान किया है। अपने अंतिम दिनों में उसने फिरोज शाह तुगलक का विश्वास खो दिया था। 1353 ईस्वी में सुल्तान ने उसे कुछ दिनों के लिए बंदीगृह में डाल दिया था। जीवन की संध्या में जबकि वो दाने दाने को मोहताज था, फिरोज शाह का पुनः विश्वास प्राप्त करने के लिए तारीख़ फिरोज शाही की रचना की, किंतु दरबार के अमीरों के षड्यंत्र के कारण उसमें उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता। 1359 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में अत्यंत दरिद्र अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। उसकी कुल 8 रचनाएं बताई जाती, जिसमें तारीख़ फिरोज शाही, फतवा जहादारी उसके मुख्य ग्रंथ हैं। तारीख़ फिरोज शाही ग्रंथ बलबन के शासनकाल से आरंभ होकर सुल्तान फिरोज तुगलक के प्रथम 6 वर्षों के शासनकाल का वर्णन देता है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय की घटनाओं का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। बलबन के विषय में अपने नाना सिपाहसालार हुसामुद्दीन से काफ़ी कुछ सुना था। वह स्वीकार करता है कि ये समस्त विवरण उसी पर आधारित है। सुल्तान केकूबाद का विवरण उसने अपने पिता और शिक्षकों से सुना है। बर्नी को स्वीकार करने में कोई संकोच भी नहीं है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से लेकर फिरोज के प्रथम 6 वर्षों के शासनकाल का विवरण अपनी आंखों देखी घटनाओं पर आधार पर लिखा है। तो इस तरह फिरोज तुगलक ने फिरोज शाह तारीख़ फिरोज शाही की रचना की। इन घटनाओं नीतियों को बर्नी का स्वयं की मान्यताओं से बुरी तरह से रंग दिया। तारीख़ फिरोज शाही के संबंध में कहा जाता है कि यह ठोस रचना है, इसमें अनेक गुण सम्मिलित हैं जो इस इतिहासकार समझ कर ही पढ़ेंगे। उनको इसमें राजा और मालिकों का वर्णन मिलेगा। यदि पाठक इसमें प्रशासन के नियम और आज्ञा पालन करने के साधन ढूंढेंगे तो इसमें इसका अभाव नहीं है। यदि पाठक यह देखना चाहे कि सुल्तानों और प्रशंसकों के लिए उसमें क्या चेतावनी, तो भी वे भी जितनी पूर्ण रूप से इसमें मिलेंगे, अन्यत्र नहीं मिलेंगे। क्योंकि आज मैंने जो कुछ लिखा है वह सही और सच्चा है, इसलिए इतिहास विश्वास योग्य है। उसके साथ ही मैंने बहुत ही कम शब्दों में अत्यधिक अर्थ भर दिया है, इसलिए मेरा यह उदाहरण अनुकरणीय है। तो ये बर्नी ने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही के संबंध में। ये बर्नी की कोटेशन है बर्नी का। उसने कहा है कि मैंने एक ठोस ग्रंथ की रचना की है। बर्नी ने अपने इतिहास के लेखन के विषय में लिखा है, इतिहास की रचना करते समय सबसे बड़ी शर्त जो इतिहासकार के लिए उसकी धर्मनिष्ठा की दृष्टि से आवश्यक है वह यह है कि बादशाहों की प्रतिष्ठा, गुणों, उत्तम बातों का उल्लेख करे। उसे यह भी चाहिए कि उसकी बुरी बातों और आचरण को न छिपाए, इतिहास को लिखते समय पक्षपात न करें। यदि उचित समझे तो स्पष्ट, अन्यथा संकेत इशारे से बुद्धिमान और ज्ञानवान व्यक्तियों को सचेत कर दें। यदि भय के कारण अपने समकालीन बादशाह के विरुद्ध कुछ लिखना संभव न हो सके तो इसके लिए वह अपने आप को विवश समझ सकता है, किंतु पिछले लोगों के विषय में उसे सच लिखना चाहिए। वह किसी की अच्छाई या बुराई के सत्य के विपरीत न लिखे। तो बर्नी का यह कथन उसके स्वयं के प्रतिपादन नियम का स्वयं ही उल्लंघन करता है, क्योंकि अनेक विद्वानों ने स्वयं बर्नी की निष्पक्षता, ईमानदारी पर संदेह प्रकट। मतलब बर्नी ने अपने ग्रंथ के बारे में लिखा है कि मुझे अपने ग्रंथ को ईमानदारी पूर्वक लिखना चाहिए। जो राजा है उसकी बातें न छुपाए, उसके अनाचार को न छुपाए, सभी को सबके सामने लाए। डॉक्टर रिजवी ने लिखा है, लोगों के गुणों की प्रशंसा, दोषों का उल्लेख करते हुए इतना उत्साहित हो जाता है कि अपने निर्धारित किए हुए नियमों की उपेक्षा करने लगता है। इसी प्रकार इलियट डाउसन ने भी लिखा है कि बर्नी अपने समकालीन शासकों आदेश से उनके सामने लिखा करता था। वह ईमानदार इतिहासकार ने बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं बिल्कुल छोड़ दी गई या उनको साधारण मानकर थोड़ा सा स्पर्श किया गया। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में मंगोलों के कई आक्रमण हुए, परंतु उसका उल्लेख इसमें उसने नहीं किया। तो इसलिए बर्नी के लिए भी नहीं कहा जा सकता कि वह एक निष्पक्ष इतिहासकार था, क्योंकि वह अपने रूल को खुद ही फॉलो नहीं करता कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा, लेकिन वो खुद के नियमों को खुद ही तोड़ रहा है। तारीख़ के फिरोज शाही में कुछ कमियां होने के बावजूद वह महत्वपूर्ण ग्रंथ है। समकालीन इतिहासकारों की तुलना में वह अधिक विश्वसनीय है, विशेषकर खिलजी काल के लिए उसका विवरण अधिक मान्य है। बर्नी ने अलाउद्दीन के समय ऐसी घटनाओं का विवरण दिया जो किसी अन्य समकालीन ग्रंथ में नहीं मिलता। अमीर खुसरो ने जो बाजार नियंत्रण के विवरण को छोड़ दिया, उसकी पूर्ति बर्नी के विवरण में होती है। सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय का विवरण भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके समय का विवरण हमें अमीर खुसरो से नहीं मिलता। यही कारण है कि बाद के इतिहासकारों ने बर्नी के विवरण का खुलकर प्रयोग किया।
बर्नी की अन्य कृति है फतवा है जहादारी, जिसमें आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है। उसके अनुसार प्रत्येक मुसलमान शासक को अपनाना चाहिए। वह इस्लाम का प्रचार करने, हिंदुओं की समाप्ति के अनेक उपायों को बताता है। फतवा है जहादारी में वह अलाउद्दीन द्वारा प्रतिपादित अनेक आर्थिक नियमों को स्वीकार करता है। क्योंकि हिंदुओं ने व्यापार पर एकाधिकार कर रखा था, इसलिए बर्नी कहीं कहीं संकेत देता है कि हिंदू व्यापारियों की संपत्ति छीन लेनी चाहिए, उनको सामाजिक आधार पर अपमानित करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि बर्नी महजब की प्रति संकीर्ण था, मतलब संकीर्णता भरी हुई थी। हिंदुओं के प्रति उसकी कट्टर भावनाएं थी, क्योंकि हिंदुओं का जो व्यापार था उसे पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनका एकाधिकार था। इसलिए उसने कहा कि हिंदुओं का व्यापार उनसे छीन लेना चाहिए। नेक्स्ट है शम्से सिराज अफीक की तारीख़ फिरोज शाही। तो शम्से सिराज अफीक दीवाने वजारत में काम करता था। वह सुल्तान फिरोज तुगलक का समकालीन तथा उसका विश्वास पात्र था, इसलिए सुल्तान तक उसकी पहुंच थी। सुल्तान के साथ शिकार खेलने जाता था, वह अक्सर दरबार में उपस्थित होता था। उसने इसी आधार पर अमीर और प्रशासन संबंधी बातों का विस्तृत विवरण दिया है। तो इसका वर्णन हम अगले चैप्टर में करेंगे, विस्तृत विवरण। आज अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं।